नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका वैम्पायर हॉरर में। आज जो स्टोरी हमें जानने को मिली है और जिस भाई ने हमारे साथ शेयर की है, उसी की जुबानी सुनेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं असल में तो दिल्ली के पास गुड़गांव का रहने वाला हूँ। आज जो खौफनाक वाकया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो मेरी और मेरी पत्नी प्रिया की जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई है जिसने हमें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उस रात जो कुछ भी हम दोनों ने झेला, उसके बाद मुझे एक बात तो पक्की समझ में आ गई थी कि इस दुनिया में सिर्फ अच्छी ताकतें ही नहीं हैं। अगर भगवान है तो शैतान का वजूद भी है। और कई बार हम लोग अनजाने में ही किसी ऐसी चीज को न्योता दे देते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। अगर आपके साथ कुछ बुरा होना लिखा होता है तो वो होकर ही रहता है, चाहे आप कितनी भी सावधानी बरत लो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। ये बात आज से लगभग 3 साल पहले की है। उस वक्त मुझे मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिली थी। सैलरी काफी अच्छी थी और मौका भी बड़ा था। इसलिए मैंने और मेरी पत्नी प्रिया ने फैसला किया कि हम लोग गुड़गांव छोड़कर हमेशा के लिए मुंबई ही सेटल हो जाएंगे। हम लोगों ने अपना ज्यादातर सामान पैकर्स एंड मूवर्स को दे दिया था, लेकिन जो जरूरी सामान था और हमारी कार थी, उसे हमने खुद ही ले जाने का फैसला किया। हम दोनों को ही रोड ट्रिप का काफी शौक था, तो हमने सोचा कि यह एक अच्छा मौका भी है। हम आराम से 2-3 दिन में दिल्ली से मुंबई का सफर पूरा करेंगे। हमारा प्लान बिल्कुल सीधा था। हम लोग सुबह जल्दी निकलेंगे, दिन भर गाड़ी चलाएंगे और शाम होते ही किसी अच्छे से होटल में रुक जाएंगे। हमारा पहला स्टॉप उदयपुर या उसके आसपास कहीं होना था। उस दिन हम लोग सुबह लगभग 5 बजे ही गुड़गांव से निकल गए थे। सफर काफी अच्छा कट रहा था। हम लोग बातें करते हुए, गाने सुनते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। हमने दोपहर का खाना जयपुर अजमेर हाईवे पर एक ढाबे पर खाया और फिर से अपने सफर पर निकल पड़े। शाम के लगभग 6 या 7 बज रहे होंगे। हम लोग राजस्थान क्रॉस करके गुजरात की सीमा में दाखिल हो चुके थे। हाईवे काफी शानदार था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढल रही थी, सड़क पर ट्रैफिक भी कम होता जा रहा था। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और बाहर घना अंधेरा छाने लगा था। हम लोग उस वक्त शायद उदयपुर से आगे निकलकर वडोदरा की तरफ बढ़ रहे थे। वह एक ऐसा रास्ता था जहां आसपास कोई गांव या कस्बा भी नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और सड़क किनारे लगे हुए झाड़ ही दिखाई दे रहे थे। मैं अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था कि तभी अचानक से हमारी गाड़ी के इंजन से एक अजीब सी घरघराहट की आवाज आई और गाड़ी 2-4 झटके खाकर बीच सड़क पर ही बंद पड़ गई। मैंने 1-2 बार गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। मैंने प्रिया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी घबराहट साफ नजर आ रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम घबराओ मत, मैं नीचे उतर कर देखता हूं, शायद कोई छोटी मोटी दिक्कत हो। मैं गाड़ी से नीचे उतरा। हाईवे पर उस वक्त बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक एक भी गाड़ी की लाइट नजर नहीं आ रही थी। मैंने अपना मोबाइल निकालकर टॉर्च जलाई और बोनट खोलकर देखने की कोशिश की। मुझे गाड़ियों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं बस यूं ही देखने लगा था कि शायद कोई तार वगैरह हिल गया हो। तभी प्रिया ने मुझसे कहा, अमित, मुझे यहां बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। बहुत अजीब सी जगह है ये। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मैंने अपने फोन में नेटवर्क देखा, लेकिन वहां एक भी डंडा नहीं था। प्रिया के फोन में भी नेटवर्क नहीं था। अब हम लोग सच में फंस चुके थे। उस सुनसान हाईवे पर रात के अंधेरे में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और हमारे पास किसी से मदद मांगने का भी कोई जरिया नहीं था। मैं गाड़ी का बोनट बंद करके वापस ड्राइवर सीट पर आकर बैठ ही गया था कि तभी हम दोनों की नजर सड़क के किनारे खड़ी एक परछाई पर पड़ी। पहले तो हमें लगा कि वह कोई पेड़ होगा, लेकिन फिर वह परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पास आई, हमें दिखाई दिया कि वह एक बहुत ही बूढ़ी औरत थी। वह शायद ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वह लंगड़ाते हुए हमारी गाड़ी की तरफ आ रही थी और अपना एक हाथ उठाकर हमसे रुकने का या मदद मांगने का इशारा कर रही थी। उस औरत को अपनी तरफ आता देख प्रिया, जो मेरी बगल वाली सीट पर बैठी थी, वह मुझसे कहने लगी, अमित, देखो वो बेचारी बूढ़ी औरत, लगता है किसी मुसीबत में है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन उस औरत को उस सुनसान जगह पर उस हालत में देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। मैंने तुरंत गाड़ी के सारे शीशे ऊपर चढ़ा दिए और प्रिया से कहा, प्रिया, पागल हो गई हो क्या? इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर यह औरत कहां से आई? ये कोई चोर उचक्का भी हो सकता है।
हम दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलेंगे। प्रिया मुझसे बहस करने लगी। अमित, कैसी बातें कर रहे हो? वो एक बूढ़ी औरत है, वह हमारा क्या बिगाड़ लेगी? शायद उसे सच में मदद की जरूरत हो। वह औरत अब लंगड़ाते हुए हमारी गाड़ी के बिल्कुल पास आ गई थी। वह मेरे वाली साइड के शीशे के पास आकर खड़ी हो गई और शीशे पर हल्का हल्का हाथ मारने लगी। तभी हम दोनों को हवा में एक बहुत ही अजीब और गंदी सी बदबू महसूस होती है। वो ऐसी सड़ी हुई सी बदबू थी जैसे कि कोई जानवर मर गया हो और उसकी लाश सड़ रही हो, या जैसे बारिश में पुरानी लकड़ी सड़ जाती है, वैसी ही सीलन और सड़न की मिलीजुली बदबू थी। वह बदबू इतनी तेज थी कि हम दोनों को ही उल्टी आने जैसा महसूस होने लगा था। प्रिया ने भी अपनी नाक पर हाथ रख लिया। मैंने उस औरत की तरफ देखा। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें मुझे शीशे के पार से भी घूरती हुई महसूस हो रही थी। मैंने उस बदबू से परेशान होकर और उस औरत के उस तरह घूरने से डरकर एक आखिरी बार गाड़ी की चाबी घुमाई और जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो गई। गाड़ी के स्टार्ट होते ही मैंने एक पल की भी देरी नहीं की। मैंने तुरंत गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी को वहां से भगा लिया। प्रिया पीछे मुड़कर उस औरत को देखने लगी। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, आगे देखो, पीछे मत देखो। हम लोग वहां से काफी तेज रफ्तार में निकल गए थे। गाड़ी में कुछ देर तक तो बिल्कुल शांति छाई रही। प्रिया शायद मुझसे थोड़ी नाराज थी कि मैंने उस औरत की मदद नहीं की। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। प्रिया, समझने की कोशिश करो, ऐसी सुनसान जगहों पर रात में रुकना खतरे से खाली नहीं होता। और तुम्हें वो बदबू नहीं आई थी? कितनी अजीब थी वो। प्रिया कुछ नहीं बोली। उसने बस अपना सिर बाहर शीशे की तरफ घुमा लिया। हम लोग अभी उस जगह से लगभग 15 से 20 किलोमीटर ही आगे आए होंगे। गाड़ी अब बिल्कुल ठीक चल रही थी। मेरे दिल से भी डर थोड़ा कम हुआ था। मुझे लगा कि शायद गाड़ी में कोई छोटी मोटी दिक्कत ही आई होगी जो अपने आप ठीक हो गई। मैं अभी यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक से प्रिया ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, अमित, तुमने परफ्यूम छिड़का है क्या गाड़ी में? मैंने कहा, नहीं तो क्यों? वह घबराई हुई आवाज में बोली, मुझे फिर से वही बदबू आ रही है, वही सड़ी हुई सीलन वाली बदबू। जैसे ही उसने यह कहा, मेरा दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि वह बदबू अब मुझे भी महसूस होने लगी थी। वह पहले से भी ज्यादा तेज थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बदबू हमारी गाड़ी के अंदर से ही आ रही हो। मैंने घबरा कर गाड़ी की रफ्तार धीमी की और प्रिया से कहा, शीशे खोल दो जल्दी से, शायद बाहर से आ रही हो। लेकिन जैसे ही प्रिया ने शीशा नीचे किया, वह जोर से चीख पड़ी। मैंने घबरा कर गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में सामने की तरफ देखा और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही बूढ़ी औरत, बिल्कुल वही औरत जो हमें 20 किलोमीटर पहले मिली थी। वह सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। वह अभी भी उसी तरह लंगड़ा रही थी और अपना हाथ उठाकर हमें रुकने का इशारा कर रही थी। दोस्तों, उस बूढ़ी औरत को ठीक सड़क के बीचों बीच ठीक उसी हालत में देखकर मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। ये हो ही नहीं सकता था। हम लोग उस जगह से कम 20 किलोमीटर आगे आ चुके थे। कोई भी इंसान, खासकर इतनी बूढ़ी औरत, इतनी जल्दी इतनी दूर पहुंच ही नहीं सकती थी। मेरे पास सोचने का वक्त बिल्कुल भी नहीं था। मैंने गाड़ी को बचाने के लिए पूरी ताकत से स्टीयरिंग व्हील को बाईं तरफ घुमा दिया। गाड़ी के टायर एक भयानक चीख के साथ सड़क पर घिसटे। मेरी गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के किनारे की तरफ भागी और कच्ची जमीन पर उतरकर एक झटके के साथ रुक गई। मेरा सिर सामने स्टीयरिंग से टकराते टकराते बचा। प्रिया भी डर के मारे जोर से चीख पड़ी थी और उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था। कुछ सेकंड तक तो हम दोनों की सांसें अटकी रहीं। गाड़ी का इंजन अभी भी चल रहा था, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम हिल भी सकें। उस सड़ी हुई सीलन भरी बदबू से अब पूरी गाड़ी भर चुकी थी। मैंने कांपते हुए हाथों से प्रिया के कंधे पर हाथ रखा। तुम ठीक हो? प्रिया ने धीरे धीरे अपने हाथ चेहरे से हटाए। उसकी आंखें डर के मारे बिल्कुल फैल गई थीं। वह हांफते हुए बोली, अमित, वो वहीं थी, आपने देखा ना, वो बिल्कुल सड़क के बीच में थी। मेरा खुद का गला भी सूख रहा था। मैंने हिम्मत करके गाड़ी के रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाले शीशे में देखा। हाईवे पर पीछे की तरफ दूर दूर तक घना अंधेरा था। वहां पर कोई भी नहीं था। वहां तो कोई नहीं है प्रिया, मैंने कहने की कोशिश की, लेकिन मेरी अपनी आवाज ही कांप रही थी। नहीं, मैंने देखा था, वो वही औरत थी, वह लगभग चिल्लाते हुए बोली। और ये बदबू, अमित, ये बदबू फिर से आ गई है। ये गाड़ी के अंदर है।
उस वक्त मुझे भी यह एहसास हो गया था। वह बदबू बाहर से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह हमारी सीटों के अंदर से, डैशबोर्ड के अंदर से निकल रही हो। वह इतनी तेज थी कि मेरा सिर घूमने लगा था। खिड़कियां खोलो, सारी खिड़कियां खोल दो, मैं चीखा। हम दोनों ने घबराहट में फटाफट अपनी अपनी तरफ के शीशे नीचे कर दिए। बाहर से ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया, तब जाकर हमें थोड़ी राहत मिली। लेकिन वह सड़ी हुई बदबू अभी भी हल्की हल्की आ ही रही थी। मैंने गाड़ी को वापस कच्ची जमीन से सड़क पर चढ़ाया। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। अमित, ये क्या हो रहा है? वह कौन थी? प्रिया ने रोती हुई आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता प्रिया, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने गाड़ी का गियर बदला और एक्सीलरेटर दबाया। शायद कोई गिरोह हो सकता है वह औरत ना हो, कोई और हो। हमें डराने की कोशिश कर रहे हो ताकि हम गाड़ी रोक दें और वो हमें लूट लें। हाँ, यही होगा। मैं ये बातें कहकर प्रिया को नहीं बल्कि खुद को ही तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरा दिल जानता था कि जो मैंने देखा था वह कोई आम इंसान नहीं हो सकता था। प्रिया ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप बाहर अंधेरे में देखती रही। हम लोग अब गाड़ी को काफी तेज भगा रहे थे। मैं लगभग 100 से 110 की रफ्तार पर गाड़ी चला रहा था। मेरी नजरें सड़क से एक पल के लिए भी नहीं हट रही थीं। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वह औरत फिर से सामने ना आ जाए। गाड़ी की खिड़कियां खुली होने की वजह से हवा का शोर बहुत ज्यादा था, लेकिन उस शोर के बावजूद भी गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हम दोनों इतने डरे हुए थे कि एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। लगभग आधे घंटे तक हम लोग ऐसे ही गाड़ी चलाते रहे। अब वह बदबू लगभग जा चुकी थी, शायद ठंडी हवा की वजह से। मेरे दिल की धड़कन भी अब थोड़ी धीमी हुई थी। मैंने सोचा कि शायद हम उस मुसीबत से बहुत दूर निकल आए हैं। अमित, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या हम शीशे थोड़े ऊपर कर लें? प्रिया ने धीरे से कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। वह ठंड के मारे कांप रही थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैंने उससे कहा, हाँ कर लो। मुझे भी लगता है कि अब हम उस जगह से बहुत आगे आ गए हैं। हम दोनों ने अपनी अपनी तरफ के शीशे लगभग आधे बंद कर लिए। और दोस्तों, जैसे ही शीशे ऊपर हुए वह बदबू वापस आ गई। लेकिन इस बार वह पहले से भी 100 गुना ज्यादा तेज थी। इतनी तेज कि जैसे किसी ने सड़ी हुई लाशों से भरा कोई बोरा हमारी गाड़ी में ही फाड़ दिया हो। यह सिर्फ एक बदबू नहीं थी, यह इतनी भारी थी कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। नहीं नहीं नहीं, प्रिया जोर जोर से चीखने लगी। यह फिर से आ गई। अमित, ये नहीं जा रही है, ये हमारे साथ है। वह अपनी नाक और मुंह को हाथों से दबाने लगी। मेरा भी डर के मारे बुरा हाल था। शीशे खोलो, वापस खोलो। लेकिन जैसे ही मैंने अपना हाथ शीशे के बटन की तरफ बढ़ाया, तभी अचानक से मेरी नजर गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी। और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चीख मेरे गले में ही अटक गई। हमारी गाड़ी की पिछली सीट पर, ठीक मेरे और प्रिया के बीच में, एक काला साया बैठा हुआ था। वह कोई इंसान नहीं था, वह बस एक परछाई थी, एक बहुत ही घनी परछाई जिसने एक इंसान का आकार ले लिया था। उसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन मुझे यह साफ महसूस हो रहा था कि वह हमें ही घूर रही है। मैं डर के मारे पत्थर बन गया था। मैं गाड़ी चला तो रहा था, लेकिन मेरा शरीर सुन्न पड़ गया था। अमित, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हो? प्रिया ने मेरी हालत देखकर घबराते हुए पूछा। मैंने अपनी नजरें सामने सड़क पर गड़ा दी। कुछ नहीं, तुम बस आंखें बंद कर लो प्रिया, बस आंखें बंद कर लो और शायद कोई मंत्र पढ़ने लगो। क्यों? क्या देखा आपने? अमित, मुझे बताओ, पीछे क्या है? वह और ज्यादा घबरा गई। मैंने कहा ना कुछ नहीं, मैं उस पर चिल्ला दिया। मैं नहीं चाहता था कि वह पीछे मुड़कर देखे। मुझे डर था कि अगर उसने वह चीज देख ली तो वह शायद सदमे से ही मर जाएगी। लेकिन वह बदबू अब असहनीय होती जा रही थी और मुझे अब उस बदबू के साथ साथ एक और चीज महसूस हो रही थी। गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक से बहुत ज्यादा गिर गया था। इतनी ठंड हो गई थी जैसे हम लोग किसी फ्रीजर के अंदर गाड़ी चला रहे हों। हमारे मुंह से भाप निकलने लगी थी। तभी प्रिया ने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, अमित, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। मुझे बहुत नींद आ रही है। मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और वह धीरे धीरे अपनी सीट पर एक तरफ लुढ़कती जा रही थी। प्रिया, आंखें खुली रखो, सोना मत। प्रिया, मैं एक हाथ से गाड़ी चलाते हुए दूसरे हाथ से उसे झिंझोड़ने की कोशिश करने लगा,
लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। वह बस बेहोशी की हालत में जा रही थी। उसी वक्त मुझे सामने सड़क पर दूर, बहुत दूर कुछ टिमटिमाती हुई बत्तियां नजर आईं। शायद कोई छोटा सा कस्बा था या कोई पेट्रोल पंप। बस प्रिया, हम बस पहुंचने वाले हैं, वहां लोग होंगे, बस थोड़ी देर और। मैंने गाड़ी का एक्सीलरेटर जमीन से सटा दिया। मैं बस किसी भी तरह उस रोशनी तक पहुंचना चाहता था, उस साए से और उस जानलेवा बदबू से दूर भागना चाहता था। दोस्तों, मेरी हालत उस वक्त ऐसी हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा एक हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरे से मैं प्रिया को झंझोड़ रहा था। प्रिया, प्रिया, आंखें खुली रखो, हम बस पहुंच गए हैं, देखो सामने रोशनी है। लेकिन प्रिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वह बस बेजान सी मेरी सीट की तरफ झुकी जा रही थी और वह बदबू, वह सड़ी हुई घिनौनी बदबू इतनी तेज हो गई थी कि मेरा अपना सिर चकराने लगा था। मेरे फेफड़ों में जैसे वह बदबू नहीं बल्कि कोई जहर जा रहा हो। और ठंड इतनी बढ़ गई थी कि गाड़ी के शीशों पर अंदर की तरफ से धुंध जमने लगी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे यह एहसास हो रहा था कि वह जो काली परछाई पिछली सीट पर थी वह अब सिर्फ बैठी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह धीरे धीरे आगे की तरफ हम दोनों के बीच में झुक रही हो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं फिर से उस रियर व्यू मिरर में देखूं। मैं बस आंखें फाड़े सामने उस टिमटिमाती हुई रोशनी की तरफ देख रहा था और एक्सीलरेटर को दबाए जा रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने एक पल के लिए भी रफ्तार कम की तो वह चीज हम दोनों को यहीं खत्म कर देगी। गाड़ी 120 से 130 की रफ्तार से भाग रही थी। वह रोशनी अब तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। तभी अचानक से वह जो भयानक ठंड थी वह एकदम से गायब हो गई और उसके साथ ही वह सड़ी हुई बदबू भी एक पल में हवा हो गई, जैसे किसी ने गाड़ी की सारी खिड़कियां एक साथ खोल दी हों। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैं इतना घबराया हुआ था कि मैंने एक झटके से उस रियर व्यू मिरर में फिर से देखा। पिछली सीट खाली थी, वहां कोई नहीं था, न कोई परछाई न कोई साया। गाड़ी के अंदर का माहौल फिर से बिल्कुल वैसा ही हो गया था जैसा वह सब शुरू होने से पहले था। मैं हाँफ रहा था। प्रिया, प्रिया, मैंने उसे फिर से हिलाया। उसने धीरे से एक हल्की सी आवाज निकाली और अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। अमित, क्या हुआ था? वो बदबू। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। चली गई प्रिया, वो चली गई है, मैंने कहा। हम लोग अब उस रोशनी के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पहुंचकर मेरा दिल एक बार फिर बैठ गया। वह कोई कस्बा या पेट्रोल पंप नहीं था। वह एक पुराना वीरान सा दिखने वाला ढाबा था। हाईवे के किनारे एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे वह ढाबा बना हुआ था। उसकी हालत बहुत खस्ता थी। दीवारें टूटी हुई थीं और छत पर जो टिन की चादरें थीं वे भी आधी उखड़ी हुई थीं। वह टिमटिमाती हुई रोशनी बस एक पुराने से बोर्ड पर लटके हुए बल्ब की थी, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था। ढाबे के सामने का हिस्सा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां कोई ट्रक या गाड़ी नहीं खड़ी थी। सिर्फ हमारी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में वह वीरान जगह और भी डरावनी लग रही थी। मैंने गाड़ी को ढाबे के सामने कच्ची जमीन पर लाकर रोक दिया। अमित, ये कैसी जगह है? यहां तो कोई भी नहीं दिख रहा, प्रिया ने घबराते हुए कहा। मुझे पता नहीं प्रिया, लेकिन हमें मदद की जरूरत है। तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो और मुझे भी गाड़ी एक बार चेक कर लेनी चाहिए, मैंने कहा। सच तो यह था कि मैं उस गाड़ी में एक पल और नहीं बैठना चाहता था। मुझे डर था कि वह बदबू, वह साया कहीं फिर से वापस ना आ जाए। मैंने गाड़ी का इंजन बंद किया। इंजन के बंद होते ही बाहर का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। दूर कहीं से झींगुरों की आवाज आ रही थी। बस मैं गाड़ी से नीचे उतरा। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े, मैंने एक लंबी सांस ली। बाहर की हवा बिल्कुल ताजी थी। उस बदबू का नामो निशान तक नहीं था। मैं घूमकर प्रिया की तरफ गया और उसके लिए दरवाजा खोला। आराम से बाहर निकलो। वह मेरा हाथ पकड़कर धीरे से गाड़ी से बाहर निकली। वह अभी भी थोड़ी कांप रही थी। मेरा सिर बहुत घूम रहा है अमित, रुको, मैं देखता हूं कोई है क्या। मैंने प्रिया को गाड़ी के बोनट से टेक लगाकर खड़ा किया और उस ढाबे के टूटे फूटे बरामदे की तरफ बढ़ा। वह बल्ब जो जल बुझ रहा था वह ठीक दरवाजे के ऊपर लटका था। ढाबे का लकड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। बिल्कुल घना अंधेरा था। कोई है, मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में पुकारा। भाई साहब, कोई है अंदर? मेरी आवाज उस सन्नाटे में गूंज कर रह गई। अंदर से कोई जवाब नहीं आया।
अमित, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई है। ये जगह बंद है। चलो यहाँ से चलते हैं, प्रिया ने पीछे से कमजोर आवाज में कहा। मैं भी वापस मुड़ने ही वाला था। मुझे भी यह जगह बहुत अजीब लग रही थी। तभी अंदर उस अंधेरे से एक खटकने की आवाज आई, जैसे किसी ने लकड़ी की कुर्सी को जमीन पर घसीटा हो। मेरे रोंगटे फिर से खड़े हो गए। मैं वहीं जम गया। कौन है अंदर? मैंने कांपती हुई आवाज में फिर से पूछा। कुछ पल के लिए फिर खामोशी छा गई और फिर वह जो थोड़ा सा खुला हुआ दरवाजा था, वह धीरे धीरे एक भयानक चरमराने की आवाज के साथ पूरा खुल गया। अंदर का अंधेरा अब हमारी तरफ मुंह फाड़े खड़ा था और उस अंधेरे के बीचों बीच मुझे एक परछाई सी खड़ी दिखाई दी। कोई अंदर खड़ा था जो हमें ही देख रहा था। अमित, वापस आ जाओ प्लीज। प्रिया पीछे से लगभग रोने लगी थी। मैं भी डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। मेरी नजरें उस परछाई पर गड़ी हुई थीं। वह हिल नहीं रही थी, बस वहीं खड़ी थी। चलो प्रिया, जल्दी गाड़ी में बैठो, हम यहां एक पल नहीं रुकेंगे। मैंने फैसला कर लिया, जो भी हो हम इस जगह से अभी निकलेंगे। मैं तेजी से पीछे मुड़ा और प्रिया का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की तरफ खींचने ही वाला था कि तभी उस ढाबे के अंदर से वह परछाई एक कदम आगे बढ़ी और उस जलते बुझते बल्ब की रोशनी में आ गई। उसे देखते ही मेरी तो जैसे सांस ही रुक गई। वह वही बूढ़ी औरत थी, वही लंगड़ाती हुई, झुकी हुई कमर वाली औरत जो हमें हाईवे पर 2 बार मिली थी। वह उस ढाबे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर इस बार कोई लाचारी नहीं थी, वह बस हमें घूर रही थी। उसकी आंखें उस पीली रोशनी में अजीब तरह से चमक रही थी और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, उस बूढ़ी औरत को उस वीरान ढाबे के दरवाजे पर उस डरावनी मुस्कान के साथ खड़ा देखकर मेरी क्या हालत हुई होगी, यह मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। मेरे पैर जैसे जमीन में ही गड़ गए थे। मैं 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। वह औरत, वह बस वहीं खड़ी थी। उस जलते बुझते पीले बल्ब की रोशनी उसके आधे अधूरे चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी वह मुस्कान, वह किसी इंसान की मुस्कान नहीं थी। वह बहुत चौड़ी थी, इतनी चौड़ी कि उसके गालों तक खींची जा रही थी और उस मुस्कान में उसके काले सड़े हुए दांत दिखाई दे रहे थे। अमित, भागो, वहां क्यों खड़े हो? प्रिया की चीखती हुई आवाज ने मुझे जैसे नींद से जगाया। मैंने एक झटके से उसका हाथ पकड़ा। भागो, गाड़ी में बैठो, जल्दी। हम दोनों अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की तरफ भागे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह औरत हमारे पीछे ही भाग रही होगी, लेकिन मैंने पलटकर देखने की हिम्मत नहीं की। हम फटाफट गाड़ी के अंदर घुसे और मैंने घुसते ही दरवाजे लॉक कर दिए। स्टार्ट करो अमित, जल्दी करो, यहां से निकालो। प्रिया रोए जा रही थी। मैंने कांपते हुए हाथों से चाबी घुमाई। इंजन ने बस 2-3 बार आवाज की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। नहीं, ये अभी तो ठीक थी। मैं घबराहट में बड़बड़ाया। मैंने फिर से चाबी घुमाई। वही नतीजा, गाड़ी जैसे मर चुकी थी। अमित, क्या हुआ? ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? प्रिया की आवाज में अब डर के साथ साथ बेबसी भी थी। मुझे नहीं पता, मैं लगभग चिल्लाया। तभी प्रिया ने सामने विंडशील्ड की तरफ देखा और उसकी चीख निकल गई। अमित, वो आ रही है। मैंने सामने देखा। वह बूढ़ी औरत वह ढाबे के बरामदे से उतरकर उसी तरह लंगड़ाते हुए धीरे धीरे हमारी गाड़ी की तरफ ही आ रही थी। वह जल्दी में बिल्कुल नहीं थी। वह ऐसे चल रही थी जैसे उसे पता हो कि हम कहीं नहीं जा सकते। स्टार्ट हो जा, प्लीज स्टार्ट हो जा। मैं पागलों की तरह चाबी घुमाए जा रहा था, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। और तभी वह बदबू। अमित, वो बदबू, हे भगवान, वो फिर से आ गई है। प्रिया ने अपनी नाक दबाते हुए कहा। वह सड़ी हुई सीलन भरी बदबू। इस बार वह इतनी तेज थी कि जैसे हम किसी लाश के ढेर के ऊपर ही बैठे हों। वह बंद गाड़ी के अंदर जैसे हर कोने से फूट रही थी और बदबू के साथ ही वह ठंड। अचानक से गाड़ी के अंदर का तापमान इतना गिर गया कि मेरे हाथ पैर अकड़ने लगे। प्रिया ठंड के मारे बुरी तरह कांप रही थी। हमारे मुंह से भाप निकलने लगी थी और गाड़ी के सारे शीशे वे बाहर से नहीं बल्कि अंदर से धुंधले होने लगे थे। वह क्या चाहती है हमसे? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? प्रिया रोते हुए बोली। चुप रहो प्रिया, बस चुप रहो। मैं अभी भी चाबी घुमा रहा था। मेरी ड्राइवर साइड वाली खिड़की पर एक धीमी सी दस्तक हुई। मेरी तो जैसे सांस ही रुक गई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस तरफ मुड़कर देखूं। आवाज फिर से आई। कौन है?
मेरी आवाज किसी चूहे की तरह निकली और फिर उस धुंधले पड़े शीशे के पार से मुझे एक चेहरा दिखाई दिया। वह बूढ़ी औरत, वह बिल्कुल शीशे से अपना चेहरा सटाकर खड़ी थी। वह अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें, दोस्तों, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी, बस दूध जैसी सफेद थीं। वह अपना सड़ा हुआ उंगलियों वाला हाथ उठाकर शीशे पर फिर से मारने लगी। मैं डर के मारे सीट पर पीछे की तरफ चिपक गया था। तभी उस औरत ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से एक आवाज निकली। वह किसी इंसान की आवाज नहीं थी, वह एक बहुत ही तीखी फटी हुई आवाज थी, जैसे कोई सूखे पत्तों को रगड़ रहा हो। और उसने कहा, मदद, मदद नहीं चाहिए थी? उसकी आवाज सुनकर प्रिया जोर से चीख पड़ी। वह पागलपन में गाड़ी का हॉर्न बजाने लगी, लेकिन उस वीरान हाईवे पर हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वह औरत हमारी इस हालत को देखकर जैसे और खुश हो रही थी। उसने अपना मुंह खोला और हंसने लगी, एक सूखी खौफनाक हंसी। और हंसते हंसते ही उसने अपना हाथ मेरी खिड़की के हैंडल पर रखा। नहीं नहीं, पीछे हटो, मैं चिल्लाया। एक तेज आवाज आई। मैंने घबराकर अपने दरवाजे के लॉक की तरफ देखा। वह अपने आप खुल गया था। मेरे दरवाजे का लॉक अपने आप ऊपर उठ गया था। वह औरत अभी भी हंस रही थी और धीरे धीरे वह गाड़ी का हैंडल घुमाकर दरवाजा खोलने लगी। दोस्तों, मेरी आंखों के सामने मेरी गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया था। वह बूढ़ी औरत, जो अब किसी औरत जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी, बाहर खड़ी हमें घूर घूर कर देख रही थी और अपनी सड़ी हुई मुस्कान दिखा रही थी। दरवाजा एक लंबी, दिल दहला देने वाली, चरमराने की आवाज के साथ धीरे धीरे खुलता जा रहा था। नहीं नहीं, दरवाजा बंद करो अमित, प्रिया मेरी बगल वाली सीट से पागलों की तरह चीख रही थी। वह अपने हाथों से दरवाजे को धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह सीट पर बैठी हुई थी और दरवाजा मेरी तरफ था। मैं जैसे जम गया था। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। मैं उस औरत की सफेद आंखों में देख रहा था और हिल भी नहीं पा रहा था। वह भयानक ठंड अब इतनी बढ़ गई थी कि मेरे दांत आपस में बजने लगे थे, और वह सड़ी हुई, सीलन भरी बदबू, वह अब मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह वार कर रही थी। मदद, मदद चाहिए थी ना? उस औरत ने फिर से वही बात दोहराई, लेकिन इस बार उसकी आवाज वह सूखी पत्तों जैसी नहीं थी। इस बार वह आवाज बहुत गहरी थी, जैसे कोई कुएं के अंदर से बोल रहा हो, और उस आवाज में एक घुरघुराहट भी शामिल थी। वह आवाज सुनते ही प्रिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। उस औरत ने अपना एक हाथ धीरे से उठाया। उसका हाथ बहुत लंबा और सूखा हुआ था, जैसे किसी पेड़ की सूखी टहनी हो। उसकी उंगलियों पर लंबे, काले और टूटे हुए नाखून थे। उसने अपना वह हाथ गाड़ी के अंदर मेरी तरफ बढ़ाना शुरू किया। नहीं, दूर हटो मुझसे। मैं आखिरकार होश में आया। मैं अपनी सीट पर जितना हो सकता था प्रिया की तरफ खिसक गया। मैंने अपने पैर उठाकर उस औरत के सीने पर मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे हवा में ही जम गए। मुझ में ताकत ही नहीं बची थी। वह औरत अब मेरी तरफ झुक रही थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब आता जा रहा था। मुझे उसकी सड़ी हुई सांसों की बदबू महसूस हो रही थी। अमित, बचाओ! प्रिया ने आंखें बंद किए हुए ही मेरी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। उस औरत का चेहरा अब मेरे से बस कुछ इंच ही दूर था। वह अपनी उन सफेद आंखों से मुझे घूर रही थी और वह फिर से मुस्कुराई। और तभी उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और मेरी बगल में बैठी प्रिया की तरफ झपट्टा मारा। वह इतनी तेजी से हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। उस औरत का सूखा, टहनी जैसा हाथ मेरी छाती के ऊपर से गुजरा और उसने प्रिया के गले को कसकर पकड़ लिया। प्रिया की एक भयानक चीख निकली। उसकी आंखें डर के मारे पूरी खुल गईं। छोड़ो उसे, छोड़ो मेरी पत्नी को! मैं पागलों की तरह उस औरत के हाथ पर अपने मुक्के बरसाने लगा, लेकिन मेरे मुक्के जैसे किसी पत्थर पर पड़ रहे थे। उस औरत को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह प्रिया को अपनी तरफ गाड़ी से बाहर खींचने की कोशिश कर रही थी। बहुत भूख लगी है, वह उस गहरी घुरघुराती आवाज में बोली। प्रिया का चेहरा नीला पड़ने लगा था। वह सांस लेने के लिए छटपटा रही थी। उसकी पकड़ मेरी शर्ट पर ढीली पड़ने लगी थी। नहीं, मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रिया को अपनी तरफ खींचा और दूसरे हाथ से उस औरत की कलाई को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही मेरा हाथ उसकी कलाई से लगा, दोस्तों, वह ऐसी ठंडी थी जैसे मैंने बर्फ के किसी टुकड़े को नहीं, बल्कि किसी मुर्दे के जमे हुए हाथ को पकड़ लिया हो।
उसकी खाल इतनी सूखी और खुरदरी थी कि मेरे हाथ छिल गए। उस ठंडे एहसास के होते ही मेरे पूरे बदन में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस औरत की आंखों में घूर कर देखा। छोड़ उसे डायन, मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। शायद डायन शब्द सुनकर वह एक पल के लिए रुकी। उसने प्रिया के गले से अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की और अपना सिर घुमाकर बहुत धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। उसका वह मुस्कुराता हुआ चेहरा अब गुस्से से भर गया था। उसका मुंह खुला और इस बार उसके मुंह से एक ऐसी तीखी चीख निकली कि मुझे लगा मेरे कान के पर्दे ही फट जाएंगे। वो चीख इतनी भयानक थी कि गाड़ी के शीशे कांपने लगे थे और उस चीख के साथ ही उसने प्रिया को छोड़ दिया और अपना वही ठंडा खुरदरा हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ा दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। मुझे पता था कि अब मैं नहीं बचने वाला। तभी एक बहुत तेज हॉर्न की आवाज आई और उसके साथ ही दो बहुत तेज हेडलाइट्स की रोशनी हमारी गाड़ी पर पड़ी, जिससे हमारी आंखें चौंधिया गईं। वह रोशनी इतनी तेज थी कि उस बूढ़ी औरत ने, या जो भी वह बला थी, उसने दर्द से एक बार फिर चीख मारी। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपनी सफेद आंखों को ढकने की कोशिश की। वह रोशनी और हॉर्न की आवाज एक बड़े ट्रक की थी जो हाईवे पर हमारी गाड़ी के ठीक पीछे आकर रुका था। ओए, क्या कर रहे हो रात के बीच में यहां? पागल हो गए हो क्या? ट्रक के ड्राइवर ने अपने केबिन से सिर निकालकर चिल्लाया। वह औरत उस रोशनी से परेशान होकर लंगड़ाते हुए पीछे हटने लगी। वह किसी घायल जानवर की तरह गुर्रा रही थी। वह पीछे हटते हटते वापस उस ढाबे के अंधेरे की तरफ जाने लगी। दरवाजे तक पहुंचकर वह एक पल के लिए रुकी। उसने उस अंधेरे में से ही पलटकर हमारी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में मुस्कान नहीं, सिर्फ नफरत थी। और फिर वह उस ढाबे के घने अंधेरे में गायब हो गई। जैसे ही वह गायब हुई, वह भयानक सड़ी हुई बदबू और वह जानलेवा ठंड दोनों एक पल में गायब हो गए। गाड़ी के अंदर का माहौल फिर से नॉर्मल हो गया। मैं हाँफ रहा था। मेरे पूरे शरीर पर पसीना आ गया था। मेरी नजर प्रिया पर पड़ी। वह मेरी बगल वाली सीट पर बेहोश पड़ी थी। उसकी गर्दन पर उस औरत की उंगलियों के गहरे काले निशान छप गए थे। ट्रक का ड्राइवर अब नीचे उतरकर मेरी खिड़की बजा रहा था। भाई साहब, ठीक तो हो? दरवाजा खोलो। मैं अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। मैंने कांपते हुए हाथों से अपने दरवाजे का लॉक खोला, जो अब बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। दोस्तों, उस ट्रक ड्राइवर की आवाज उस वक्त मेरे कानों में जैसे भगवान की आवाज बनकर आई थी। मैं अभी भी उस खौफनाक सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे और मेरी नजरें चाहकर भी बार बार उस ढाबे के घने अंधेरे की तरफ जा रही थीं, जहां वह डरावनी औरत गायब हुई थी। अरे भाई साहब, दरवाजा तो खोलो, सब खैरियत तो है? भाभी जी ठीक है ना? वह ड्राइवर, जो एक लंबे तगड़े सरदार जी थे, मेरी खिड़की के पास आकर जोर जोर से शीशा खटखटाते हुए बोला। मैंने अपनी बची खुची हिम्मत को समेटा। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं दरवाजे का लॉक ठीक से खोल भी नहीं पा रहा था। मैंने जैसे तैसे हैंडल खींचा और दरवाजा खोला। बाहर की जो ताजी हवा मेरे चेहरे से टकराई, उससे मुझे थोड़ा होश आया, जैसे मैं किसी बुरे सपने से जागा हूं। सरदार जी की नजर सबसे पहले मेरी बगल वाली सीट पर पड़ी प्रिया पर पड़ी। वह अभी भी बेहोशी की हालत में थी। हे रब्बा, भाभी जी को क्या हुआ? ये तो बेहोश लग रही हैं। और ये इनकी गर्दन पर ये काले निशान कैसे हैं? जैसे ही सरदार जी ने यह कहा, मैंने घबराकर प्रिया की गर्दन की तरफ देखा। दोस्तों, उस औरत की उंगलियों के जो निशान थे, वे अब और भी ज्यादा गहरे और भी ज्यादा काले पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जलते हुए कोयले उसकी गर्दन पर रख दिए हों। वो मेरा गला पूरी तरह से सूख गया था। मैं क्या बोलता? मैं उस अनजान आदमी को कैसे यकीन दिलाता कि अभी अभी एक डायन ने मेरी पत्नी का गला घोंटने की कोशिश की थी? वह मुझे पागल ही समझता। भाई साहब, पता नहीं, हमारी गाड़ी अचानक से यहां आकर बंद पड़ गई और ये अचानक से बेहोश हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने जैसे तैसे टूटे फूटे शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश की। सरदार जी ने मेरी बात तो सुनी, लेकिन उनकी नजरें मुझ पर नहीं थीं। उनकी नजरें उस वीरान, टूटे फूटे शेरे पंजाब ढाबे पर टिकी हुई थीं। और जैसे ही उन्होंने उस ढाबे को गौर से देखा, उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वह जो एक बेफिक्री उनके चेहरे पर थी,
वह अब एक गहरी चिंता और डर में बदल गई थी। पाजी, तुसी पागल हो गए हो या अपनी जान प्यारी नहीं है? उन्होंने बहुत ही धीमी और गंभीर आवाज में मुझसे पूछा, जैसे कोई राज की बात बता रहे हों। मतलब? मैंने नासमझी से उनकी तरफ देखा। मतलब यह कि इस हाईवे पर रात को चलने वाला हर ड्राइवर जानता है कि सूरज ढलने के बाद इस ढाबे के 5 किलोमीटर के दायरे में भी कोई नहीं फटकता। और तुम लोग ठीक इसके सामने आकर रुक गए। सरदार जी की यह बात सुनकर मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। मेरे पूरे बदन में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। क्यों? ऐसा क्या है यहां? मेरी आवाज अपने आप ही कांपने लगी थी। क्या है? ये मत पूछो पाजी। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। बस ये समझ लो कि जो भी यहां रात में रुका है उसकी सुबह किसी ने नहीं देखी। कहते हैं कोई साया है, कोई भूखी आत्मा है इस जगह पर। सालों पहले इस ढाबे पर कुछ बहुत बुरा हुआ था, तब से यह जगह शापित है। तुम लोग बहुत खुश नसीब हो कि मैं सही वक्त पर आ गया। मेरी ट्रक की हेडलाइट सीधी उस पर पड़ी होगी। रोशनी से डरती है वो। मैं तो जैसे सुन्न पड़ गया था। तो वह सब सच था। वह हमारा कोई वहम नहीं था। वह औरत, वह सच में कोई आत्मा या डायन ही थी। हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, मैंने घबराई हुई आवाज में एक बच्चे की तरह उनसे कहा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन यह... सरदार जी ने मेरी बात बीच में ही काट दी। वो यही थी ना, इसीलिए तुम्हारी गाड़ी ने दम तोड़ दिया था। वो इन सब चीजों को रोक देती है। अब वो भाग गई है। अब चाबी घुमाओ, हो जाएगी स्टार्ट। मुझे उनकी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हो रहा था। जिस गाड़ी ने एक बार भी हिलने का नाम नहीं लिया, वह अब कैसे स्टार्ट हो जाएगी? लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैंने अपनी कांपती हुई उंगलियों से भगवान का नाम लेकर एक बार फिर चाबी घुमाई। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो गई, जैसे उसमें कभी कोई खराबी आई ही ना हो। उसका इंजन बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा था। मैं और सरदार जी, हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी आंखों में डर और हैरानी थी और उनकी आंखों में एक मैंने कहा था ना वाली बात थी। चलो पाजी, एक पल भी मत रुको यहां, वह तेजी से बोला, जैसे उन्हें डर हो कि वह फिर से वापस ना आ जाए। यहां से 20 से 25 किलोमीटर आगे सूरतगढ़ नाम का एक छोटा सा कस्बा आएगा। छोटा ही है, लेकिन रात काटने के लिए एक आध होटल मिल जाएगा। मैं आगे आगे चलता हूं, तुम अपनी गाड़ी मेरे ट्रक के पीछे पीछे भगाते रहो। रुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, बस मेरे पीछे आते रहना। और हाँ, गाड़ी के शीशे बिल्कुल मत खोलना, 1 इंच भी नहीं। जी ठीक है, मैं बस इतना ही कह पाया। मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। सरदार जी भागकर अपने ट्रक में चढ़े। उन्होंने एक लंबा जोरदार हॉर्न बजाया, जैसे वह उस अंधेरे को और उस बला को चीर रहे हों, और अपने ट्रक को आगे बढ़ा लिया। मैंने भी एक पल की देरी नहीं की। मैंने तुरंत गियर डाला और गाड़ी को सीधा उनके ट्रक के पीछे लगा दिया। मैंने एक बार भी, एक पल के लिए भी यह हिम्मत नहीं की कि मैं रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाले शीशे में उस खौफनाक ढाबे की तरफ देखूं। मेरी नजरें बस सामने उस ट्रक की 2 लाल बत्तियों पर जमी हुई थीं। वही बत्तियां उस वक्त मेरे लिए जिंदगी की निशानी थी। गाड़ी के अंदर अब भी हल्की हल्की ठंडक थी, लेकिन वह जानलेवा, हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड, और वह सड़ी हुई घिनौनी बदबू। वह दोनों पूरी तरह से जा चुकी थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। अमित, मेरी बगल वाली सीट से प्रिया की बहुत ही कमजोर दबी हुई सी आवाज आई। मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। उसका चेहरा अभी भी बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। प्रिया, तुम ठीक हो? कैसा लग रहा है तुम्हें? मैंने अपना एक हाथ स्टीयरिंग पर रखते हुए दूसरा हाथ उसकी बांह पर रख दिया। वह बर्फ की तरह ठंडी हो रही थी। वो औरत, वह हाँफते हुए बोली, उसने मेरी गर्दन। उसका हाथ धीरे धीरे अपनी गर्दन की तरफ गया, जहां वह जलने जैसे निशान थे। कुछ नहीं प्रिया, सब ठीक है, हम बच गए हैं। हम वहां से बहुत दूर निकल आए हैं। बस अब तुम आराम करो, हम थोड़ी देर में एक होटल में पहुंच जाएंगे। उसने मुझे मार डालना चाहा। अमित, मुझे बहुत जलन हो रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दर्द से ज्यादा डर के मारे रो रही थी। सब ठीक है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, जबकि मैं खुद अंदर तक बुरी तरह से कांप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे उन निशानों के बारे में कैसे बताऊं। लगभग 20 से 25 मिनट तक
हम लोग मौत की रफ्तार से उस ट्रक के पीछे पीछे गाड़ी भगाते रहे। मेरी नजरें एक पल के लिए भी सड़क से नहीं हटी। आखिरकार हमें दूर हाईवे के किनारे कुछ बत्तियां जलती हुई नजर आईं। वह सूरतगढ़ कस्बा था। कस्बे के शुरू होते ही सरदार जी ने अपना ट्रक सड़क के किनारे रोक लिया और इंडिकेटर देकर हमें रुकने का इशारा किया। मैं भी उनके ट्रक के ठीक पीछे रुक गया। वह फिर से अपने ट्रक से नीचे उतरे और चलकर मेरी खिड़की के पास आए। पाजी, वो सामने देखो, राज होटल लिखा है। उन्होंने उंगली से इशारा किया। बहुत बड़ा या अच्छा तो नहीं है, लेकिन रात काटने के लिए यह कस्बा सेफ है। तुम लोग सीधा वहीं जाओ और भाभी जी को थोड़ा गर्म दूध या चाय पिलाओ, थोड़ा होश में आ जाएंगी। मेरी आंखों में उस आदमी के लिए आंसू आ गए थे। अगर वह फरिश्ता बनकर उस वक्त वहां ना पहुंचता तो आज पता नहीं हमारा क्या होता, हम जिंदा होते भी या नहीं। सरदार जी, आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपने हमारी जान बचाई है। मेरी आवाज भर्रा गई। कोई गल नहीं पाजी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराए। इंसान ही इंसान के काम आता है, बस आगे से ध्यान रखना, रात बिरात अनजान रास्तों पर सफर करने से बचना। और हां, भाभी जी की गर्दन पर किसी नियम हकीम को नहीं, सुबह किसी अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखा देना। ये मामूली चोट नहीं लगती। मैंने कांपते हाथों से अपनी जेब से अपना बटुआ निकालने की कोशिश की। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। ये कुछ। अरे नहीं पाजी, पैसे नहीं। उन्होंने मेरा हाथ जोर से पकड़कर रोक दिया। पैसे किस बात के? बस वाहे गुरु का शुक्र करो कि तुम दोनों सही सलामत हो। चलो, सत श्री अकाल। ये कहकर वह मुड़े और वापस अपने ट्रक पर चढ़कर हॉर्न बजाते हुए आगे अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। मैं बस उन्हें जाते हुए देखता रहा। मैंने गाड़ी को उस राज होटल की तरफ बढ़ाया। वह एक बहुत ही छोटा और पुराना सा दिखने वाला होटल था। रात के शायद 11 या 12 बज रहे थे। पूरा कस्बा सो चुका था। मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई और प्रिया को सहारा देकर लंगड़ाते हुए बाहर निकाला। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा सा आदमी एक छोटी सी टीवी के सामने ऊँघ रहा था। हमने उसे जगाया। फटाफट एक कमरा लेने की फॉर्मेलिटी पूरी की और चाबी लेकर सीधे अपने कमरे की तरफ भागे। कमरा पहली मंजिल पर था। छोटा सा सीलन भरा कमरा था। दीवारों से पपड़ियां उखड़ रही थीं और हवा में एक अजीब सी नमी थी। लेकिन उस वक्त वह गंदा सा कमरा हमें किसी 5 सितारा होटल के आलीशान कमरे से कम नहीं लग रहा था। यह कमरा सुरक्षित था। मैंने अंदर घुसते ही दरवाजा बंद किया और ऊपर से जो चिटकनी, लॉक, स्टॉपर, जो कुछ भी दरवाजे पर लगा था, वह सब कुछ एक एक करके बंद कर दिया। प्रिया जाकर सीधा बिस्तर पर धम से बैठ गई। वह अभी भी बुरी तरह से कांप रही थी, जैसे उसे बहुत तेज बुखार हो। मैं कमरे में रखे मिट्टी के जग से एक गिलास पानी भरकर उसके पास लाया। पियो, थोड़ा पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। उसने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा और एक घूंट में ही पूरा पानी पी गई। हम दोनों कुछ देर तक बस चुपचाप खामोशी से वहीं बैठे रहे। उस कमरे की खामोशी में भी हमें अपने दिल की धड़कनें इतनी जोर जोर से सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई ढोल पीट रहा हो। हम दोनों उस खौफनाक सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे जो हमने अभी अभी झेला था। काफी देर बाद मैंने हिम्मत करके प्रिया से कहा, लाओ, मैं तुम्हारी गर्दन देखूं। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? वह कुछ नहीं बोली, बस उसने अपनी गर्दन मेरी तरफ कर दी और अपनी आंखें जोर से मींच लीं, जैसे उसे पता हो कि वह बहुत बुरा दिखने वाला है। मैंने कमरे की उस पीली कम रोशनी वाली ट्यूबलाइट में उसकी गर्दन पर बने उन निशानों को गौर से देखा। और दोस्तों, जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वह सिर्फ उंगलियों के काले निशान नहीं थे। जैसा सरदार जी ने कहा था, यह मामूली चोट नहीं थी। वह जगह, वह 5 उंगलियों की जगह, वह बिल्कुल जल गई थी, जैसे किसी ने गर्म लोहे की 5 सलाखों को एक साथ पकड़कर उसकी गर्दन पर दबा दिया हो। खाल वहां से पूरी तरह काली पड़कर सुलग गई थी और किनारे किनारे फफोले पड़ने लगे थे। ये देखकर मेरी तो चीख ही निकल गई। हे भगवान, प्रिया, ये तो जल गया है। प्रिया ने मेरी आंखों में वो खौफ देख लिया था। क्या हुआ है अमित? प्लीज मुझे डराओ मत। बहुत जलन हो रही है, जैसे आग लगी हो। कुछ नहीं। वो इन्फेक्शन जैसा है, बस थोड़े रैश जैसे हैं। मैं अभी होटल वालों से कोई फर्स्ट एड किट या कोई क्रीम मांग कर लाता हूं।
मैं उसे और ज्यादा डराना नहीं चाहता था। मैं उसे तसल्ली देकर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि तभी प्रिया ने मुझे बहुत ही सहमी हुई आवाज में पुकारा, अमित। हाँ, क्या हुआ? मैं दरवाजे के पास ही रुक गया। उसकी आंखें कमरे के एक अंधेरे कोने में टिकी हुई थीं। वह उस कोने को घूर रही थी। उसका चेहरा जो थोड़ा ठीक हुआ था वह फिर से पीला पड़ गया था। अमित, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे यहां इस बंद कमरे में फिर से वही बदबू आ रही है। दोस्तों, जैसे ही प्रिया ने कांपती हुई आवाज में यह कहा कि उसे इस बंद कमरे में भी वही बदबू आ रही है, मेरा तो जैसे खून ही जम गया। मैं जो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, मैं वहीं बीच रास्ते में ही एक पत्थर के बुत की तरह जम गया। क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो? मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। अमित, वही सड़ी हुई सीलन वाली बदबू पहले हल्की थी, अब यह तेज हो रही है। प्रिया की आंखें डर के मारे कमरे के उस अंधेरे कोने में गड़ी हुई थीं, जहां छत और दीवार मिल रही थी। मैंने एक लंबी सांस लेने की कोशिश की और मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। वह सही कह रही थी। वही घिनौनी, सड़ी हुई, जैसे कोई मुर्दा सड़ रहा हो। वही बदबू अब मेरे नथुनों से भी टकरा रही थी। वह हल्की थी, लेकिन वह वहीं थी, हमारे साथ, उस कमरे में जो पहली मंजिल पर था और जिसकी खिड़की और दरवाजा मैंने खुद अपनी तसल्ली करके बंद किए थे। नहीं प्रिया, यह हमारा वहम है, मैं बड़बड़ाया। हम उस जगह से बहुत दूर आ गए हैं। वह उस ढाबे पर ही रह गई। नहीं, वह चीखी और अपनी टांगें सिकोड़कर बिस्तर पर और पीछे दीवार से सटकर बैठ गई। यह वहम नहीं है अमित, ये यही है। देखो ना, देखो। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया। कमरे की जो इकलौती पीली सी ट्यूबलाइट थी, वह अब टिमटिमाने लगी थी। नहीं, यह बस वोल्टेज की दिक्कत होगी। यह पुराना होटल है। मैं खुद को तसल्ली दे रहा था, लेकिन मेरी आवाज मेरा खुद का साथ नहीं दे रही थी। और वह ठंड, वह भयानक हड्डियों को जमा देने वाली ठंड, वह फिर से लौट आई थी। वह इतनी तेजी से आई कि एक पल पहले जहां मुझे हल्की गर्मी लग रही थी, वहीं अब मेरे दांत आपस में बजने लगे थे। अमित, मुझे बहुत जलन हो रही है। प्रिया अपनी गर्दन पकड़कर कराहने लगी। यह जल रहा है अमित, बचाओ मुझे, यह जल रहा है। मैं भागकर उसके पास बिस्तर पर गया। कहां जल रहा है? मैंने घबराकर उसकी गर्दन पर फिर से देखा, और जो मैंने देखा दोस्तों, वह मंजर मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता। वह जो निशान थे, वह जो 5 उंगलियों के जले हुए काले निशान थे, वह अब चमक रहे थे। नहीं, चमकना सही शब्द नहीं है। वह अंदर से सुलग रहे थे, जैसे किसी ने जलते हुए कोयलों को उसकी खाल के नीचे दबा दिया हो। उनमें से कोई आग नहीं निकल रही थी, लेकिन वह एक धीमी लाल नारंगी रोशनी में दहक रहे थे। और जैसे जैसे वह निशान दहक रहे थे, प्रिया का शरीर अकड़ने लगा था। प्रिया, क्या हो रहा है तुम्हें? मैं उसे झिंझोड़ने लगा। उसने अपना सिर झटके से मेरी तरफ घुमाया। दोस्तों, वह प्रिया नहीं थी। उसकी आंखें, वह पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं, ठीक वैसी ही जैसी उस बूढ़ी औरत की थी। मैं डर के मारे चीखकर बिस्तर से नीचे गिर गया। मैं घिसटता हुआ कमरे के दूसरे कोने में दरवाजे के पास जाकर चिपक गया। प्रिया नहीं। मैं रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। वह बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन वह प्रिया नहीं थी। वह अब धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। वही भयानक, चौड़ी, गालों तक खींची हुई मुस्कान जो उस डायन की थी। कमरे की ट्यूबलाइट एक आखिरी बार झपकी और पूरी तरह से बंद हो गई। कमरा घने अंधेरे में डूब गया। मैं कुछ देख नहीं सकता था। मुझे सिर्फ अपनी हांफती हुई सांसों की ओर प्रिया के, या जो भी वह थी, उसके बिस्तर पर हिलने डुलने की हल्की सी आवाज आ रही थी। और वह बदबू अब इतनी तेज हो गई थी कि मेरा दम घुटने लगा था। अमित, उस अंधेरे में से एक आवाज आई। वह प्रिया की आवाज नहीं थी। वह वही गहरी कुएं जैसी घुरघुराती हुई आवाज थी। अमित, मदद नहीं चाहिए थी? नहीं, दूर हटो, छोड़ दो मेरी पत्नी को, प्लीज जाने दो हमें। मैं पागलों की तरह चीख रहा था। बहुत भूख लगी है। वह आवाज,
वह अब बिस्तर से नहीं, वह मेरे बहुत करीब से आई थी। मुझे एहसास हुआ कि वह खड़ी हो गई है। वह उस अंधेरे में मुझे ढूंढ रही है। नहीं, नहीं, प्लीज, एक आवाज आई। वह बिस्तर से नीचे उतर गई थी। मुझे उसके नंगे पैरों के जमीन पर पड़ने की आवाज आई। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं क्या करता, कहां जाता? दरवाजा मेरे ठीक पीछे था, लेकिन उस पर 7-8 लॉक लगे थे। उन्हें खोलने में ही वक्त लग जाता। तभी मुझे प्रिया की वह बात याद आई। वह गाड़ी में हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। मुझे नहीं पता मुझ में वह हिम्मत कहां से आई। शायद वह एक बाप की हिम्मत थी जो अपने होने वाले बच्चे को, हाँ दोस्तों, उस वक्त प्रिया 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताई थी। या एक पति की हिम्मत थी जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ना चाहता था। श्री गुरु चरण सरोज रज, मैंने कांपती हुई आवाज में रोते रोते हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने पहली चौपाई बोली, उस अंधेरे में से एक भयानक, दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। चुप हो जा! वह घुरघुराती आवाज गुस्से से भर गई थी। निजमनु मुकुरु सुधारी बरनु रघुबर बिमल जसु। मैं और जोर से बोलने लगा। कमरे में रखा हुआ पानी का वह मिट्टी का जग अपने आप उठा और मेरी बगल वाली दीवार पर लगकर जोर से टूट गया। पानी और मिट्टी के टुकड़े मेरे ऊपर आकर गिरे। मैंने कहा, चुप हो जा! वह चीख अब ठीक मेरे सामने से आई। मुझे अपनी गालों पर उसकी वह ठंडी सड़ी हुई सांस महसूस हुई। वह मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। जो दायक फलचारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरोम पवन कुमार। मैं अपनी आंखें जोर से नीचे हुए था और अपनी पूरी ताकत से बस पाठ किए जा रहा था। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर हु कलेस बिकार। उसने, या प्रिया के शरीर में जो भी वह बला थी, उसने दर्द से ऐसी चीख मारी कि मुझे लगा होटल की दीवारें ही हिल जाएंगी। और उस चीख के साथ ही एक जोरदार झोंका, एक बहुत तेज हवा का झोंका उस बंद कमरे के अंदर आया। उसने मुझे जोर से पीछे की तरफ दरवाजे पर धकेल दिया। कमरे की ट्यूबलाइट अपने आप फिर से जल उठी और सब कुछ शांत हो गया। वह ठंड, वह बदबू, वह घुरघुराहट सब एक पल में गायब हो गई। मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोली। कमरा रोशनी से भरा हुआ था और प्रिया, मेरी प्रिया, वह कमरे के बीचों बीच जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। प्रिया! मैं भागकर उसके पास गया। मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वह सांस ले रही थी। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी, लेकिन वह जिंदा थी। मैंने उसकी गर्दन की तरफ देखा। वह निशान, वह जो दहक रहे थे, वह अब शांत थे। वह अब बस जले हुए काले गहरे गड्ढों जैसे दिख रहे थे। मैं बस उसे अपनी गोद में लिए वहीं जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, उस रात हम दोनों में से कोई भी सो नहीं पाया। मैं प्रिया को गोद में लिए बस उस कमरे के कोने में बैठा रहा। प्रिया को लगभग 3-4 घंटे बाद होश आया। उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि उसकी गर्दन में बहुत तेज जलन हो रही थी। और फिर सब अंधेरा। जैसे ही बाहर आसमान में सुबह की पहली हल्की सी रोशनी दिखाई दी, हम उस होटल से भागे। हमने अपना सामान तक पैक नहीं किया। मैंने बेहोश सी प्रिया को अपनी गोद में उठाया। हम सीढ़ियों से भागे। रिसेप्शन पर किसी को बिना कुछ बताए, बिना चेकआउट किए, हम सीधा अपनी गाड़ी में आकर बैठे। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उस कस्बे से बाहर निकाल ली। हम रुके नहीं। हम पूरे दिन गाड़ी चलाते रहे। हमने रास्ते में सिर्फ एक बार पेट्रोल भरवाया और सीधा शाम को मुंबई में अपने नए घर में आकर ही रुके। दोस्तों, उस घटना को आज 3 साल हो गए हैं। प्रिया के गले पर वह निशान, वह आज भी हैं। वह 5 उंगलियों के जले हुए गहरे निशान, वह उस खौफनाक रात की गवाही बनकर आज भी उसकी गर्दन पर मौजूद है। हमने मुंबई आकर बहुत बड़े बड़े स्किन डॉक्टर्स को दिखाया। सबने यही कहा कि यह बहुत ही थर्ड डिग्री बर्न है, लेकिन कोई यह नहीं समझ पाया कि यह जलने के निशान इतने गहरे और इतने सटीक एक पंजे के आकार में कैसे आ सकते हैं। हमारा बेटा रोहन अब 2 साल का है। वह बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन उस रात के सदमे ने हम दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। हम लोगों ने उस हाईवे पर या राजस्थान गुजरात के उस हिस्से में दोबारा कभी कदम नहीं रखा। मैंने उस सरदार जी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझे कभी नहीं मिले। मेरे लिए तो वह उस रात कोई फरिश्ता ही थे जिन्हें भगवान ने हमारी जान बचाने के लिए भेजा था।
उस दिन मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी दोस्तों, कि अगर आपके साथ कुछ गलत होना होता है तो वह होकर ही रहता है, लेकिन अगर आपकी जिंदगी बची होती है तो भगवान किसी ना किसी को फरिश्ता बनाकर भेज ही देता है। लेकिन आज भी जब कभी मैं रात को अकेला होता हूं या किसी पुरानी सीलन भरी जगह पर जाता हूं और मुझे वैसी ही कोई सड़ी हुई बदबू महसूस होती है, तो मेरी रूह अंदर तक कांप जाती है।